नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि झांसी में स्थित है, इसके द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2023 में पूछा गया था। इसका हम पीवाईक्यू देखेंगे। इसमें हम पेपर वन का जो पार्ट ए होता है यानी कि खंड अ, जिसमें जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उसका पीवाईक्यू देखने वाले हैं और साथ में इस सभी पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम जैसे जैसे लेटेस्ट पीवाईक्यू देखते रहेंगे और उसी के साथ साथ हम हर एक पीवाईक्यू का डीप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ये है आपका कानपुर में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, ये देखो, पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, और दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी आईआईटी का दर्जा सन 2008 में दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो वो है वनों से। अब देखो, कार्बन सिंक कौन करता है? देखो, सबसे ज्यादा तो ओशन करता है। ठीक है, कार्बन को सोख लेता है वो, तो इसलिए कार्बन सिंक बोला गया है। बट इसके साथ साथ वन भी यानी कि ट्रीज भी करते हैं। तो जब हम वनों को मिटाते हैं यानी वनों को काटते हैं, तो उसका मतलब कह रहा है कि कार्बन को मिटा दिया है, कार्बन सिंक को मिटा दिया है। ठीक है, तो ये वनों से तात्पर्य है इसका। फिर नेक्स्ट है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के आंदोलन के तहत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी यहीं से हुआ था। इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ अहिंसक हथियार के रूप में किया गया था। देखो, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई थी। ये दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, और वहां पहुंच के नमक कानून को तोड़ दिए थे। ठीक है, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक प्रदेश की विशेषता नहीं है? अब देखो, कौन सा नहीं है? तो वो है बिहू। क्यों? क्योंकि बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, बाकी रसिया, स्वांग तथा कव्वाली ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत माने जाते हैं, जबकि वही कह रहा है, देखो, बिहू असम का लोक नृत्य है। फिर नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? वो है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना के केंद्र था। ठीक है, भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा था, ये आप लोग मुझे टाइम पीरियड उसका बताओगे कमेंट में। कह रहा है कि बंग भंग के रूप में उसके क्रियान्वयन के तरीके को यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसको कमजोर करने के लिए इसने बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कह रहा है इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, और उसको पहचानिए। तो जो नीचे गलत मंडल दिया गया है, ये दिया गया है गाजियाबाद मंडल। अब देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल आते हैं? 18 मंडल। अब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है टोटल कितने हैं? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं, ये आप लोग याद रखोगे। फिर जिसमें से कह रहा है कि अब यहाँ देखो, पूरे के पूरे 18 मंडल के नाम दिए गया है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप लोग इसको या तो नोट कर लीजिएगा, या तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी बीएड का एग्जाम दे रहे हो तो मे भी मंडल पूछा जा सकता है, और ऐसे ही आपको इसमें से पहचानने के लिए आ सकता है। देखो, कुछ मैं बता देता हूँ, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी और देवी पाटन। तो इसी तरह से ये टोटल कितने मंडल है? 18 मंडल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है ना,
ये बिल गेट्स से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कंपनी और उनके संस्थापक, तो हम इनको देख लेते हैं। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स संस्थापक हो गए, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो गए, एप्पल के स्टीव जॉब्स हो गए, और विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं। विप्रो इसमें से एक इंडियन कंपनी है, बाकी ये तीनों की तीनों आपकी अमेरिकन कंपनी है। फिर नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। और 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश पे अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े जो भारतीय प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जालियांवाला बाग कि जो भी हुआ था ये, उसमें अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इनकी, ये त्याग दिए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशिक स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो ये अंतिम विदेशी थे फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपकी लखनऊ में स्थित। अब देखो कह रहा है आईआईएम यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? अब देखो एक शहर वाला देश कौन सा है, तो वो है सिंगापुर, जिसको हम प्राइमेट सिटी कहते हैं। देखो कह रहा है कि सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ये 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। टोटल कितने आइलैंड है? 54। और कह रहे हैं इनसे मिलकर बना है। देशों को सिंहों का देश कहा जाता है। किसका कहा जाता है? सिंहों का देश। यहाँ के ज्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं, और अतः इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। अब देखो ये एक ऐसा देश है ना, जहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो वहाँ की नेटिव पीपल है, वो बहुत कम है। और जो वहाँ जहाँ पे बाकी आके बाहर से इधर उधर से बसे हैं, वो लोग ज्यादा हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से एक की प्रतिभा के बीच बिना कुछ भी नहीं है। तो वो कौन है? वो है अकबर। अगर अकबर को हम निकाल दें, तो देखो बाबर और हुमायूं ये उतनी अपने साम्राज्य को मजबूत नहीं कर पाए थे जितना अकेले अकबर ने कर दिया था। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहे बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल राजवंश की स्थापना की थी। और इसके बाद इसको मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर को समय नहीं मिला था, क्योंकि 4 साल बाद यानी कि 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, इसने बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ था, शेरशाह सूरी आ गया था, और शेरशाह सूरी ने इसको कई बार पराजित किया था। और फाइनली 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को मैदान छोड़कर भागना भी पड़ गया था। और इसके बाद कम से कम 15 वर्ष तक दोबारा हुमायूं को गद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है। 15 वर्ष बाद ये आया था, और उसके बाद इसको गद्दी मिली थी। कह रहा है कि हुमायूं के 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान हुमायूं की पत्नी जो हमीना बेगम थी, इनके गर्भ से अकबर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसने आगे चलकर मुगल राजवंश को बहुत ही मजबूती प्रदान की थी, और साथ में प्रजाहित में अनेक कार्य किए थे। अब देखो पूरे मुगल वंश में अगर देखा जाए, तो अकबर एक बहुत ही ना सेक्युलर टाइप का राजा माना जाता है। ठीक है। शासन किया था जिसने, इसने सभी धर्मों की, मैंने इसके पहले बताया था ना कि जो जितने भी धर्म थे उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थे, उनको अपने उसमें शामिल किया था, जिसे हम सुलह कुल की नीति भी कहते हैं अकबर की। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हृदय रोग विशेषज्ञ ने अब यहाँ पे किसका रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए एक ईसीजी किया था? तो ये किस ईसीजी में हम देखो, हृदय की जो गति होती है ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम अगर इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन देखें, तो कह रहा है ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पौधों में युग्म जन का निर्माण किसके अंत में होता है? तो ये होता है निषेचन के अंत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए आईसीएस जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग किसने किया था? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कि 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे जन्म हुआ था इनका। और फिर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किए थे। वहीं साथ में साथ ये एक भारतीय क्रांतिकारी भी थे, जिनको सम्मान में नेताजी कहा जाता था।
और सन 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1921 में नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखोगे, जब भी इंडिया की यूनिफिकेशन की बात होती है तो सरदार पटेल की बात आती है, वीपी मेनन की बात आती है और माउंटबेटन की बात आती है। ये तीन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इंडिया के यूनिफिकेशन में। अब देखो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। कह रहा है भारत की आजादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थीं, जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपने कुशल कूटनीति के बल पर किया था। और इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखो, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडोज सॉफ्टवेयर है, बट थंब ड्राइव ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। थंब ड्राइव क्या है? एक हार्डवेयर है जिसका प्रयोग हम क्या किस में करते हैं? डाटा को संस्थापित करने या फिर संग्रह करने के काम में करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसके अनुमति से स्थापित किया था? तो ये जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया गया था। अब देखो इसको देखते हैं जरा। कह रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम कैप्टन था वो था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया गया था। फिर दूसरा देखते हैं। कह रहा है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और फिर क्या होता है? कह रहा है अंग्रेजों ने सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में स्थापित किया था, ठीक है। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था और उसके बाद 1613 में इन्होंने अपने सूरत में पहली फैक्ट्री डाली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के दो राज्य की राजधानी है, अब वो कौन है? चंडीगढ़। अब देखोगे कि हमारे देश में ना दो राज्यों की एक ही राजधानी है, जो कि हरियाणा और पंजाब की दोनों है आपकी चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू किया था? तो ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अब देखोगे, अब देखो, ये मुगल काल में ही इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि हुमायूं जब 15 वर्ष के लिए इससे हार के चला गया था तो शेरशाह सूरी वंश की स्थापना हो गई थी। बट उसके बाद फिर मुगल आ गया, तो इसलिए हम इसको मुगल काल में काउंट करते हैं। कह रहा है शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए 39 अंगुल तथा 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो जो भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना ये कारण नहीं था। देखो, जो 1857 की क्रांति है ना, हम कई बार ये सुनने को मिलता है या फिर ये पढ़ने को मिलता है कि जो इंडियंस थे ना उस समय, ये इसलिए नहीं लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें आज़ादी चाहिए थी, ये बल्कि इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। किसी की कुर्सी चली गई थी तो किसी को नवाब से हटा दिया गया था, किसी को कहीं और भेज दिया गया था। इस तरह की जनरली हम बातें सुनने को मिलती है। बट वहीं कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है कि 1857 की जो क्रांति थी ये प्रथम क्रांति के रूप में भी माना माना है इसको। तो हम फिलहाल अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे और इसके आंसर के हिसाब से देखेंगे। तो उस समय भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना इसका कोई कारण नहीं था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है? तो ये है आपकी उत्तराखंड की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमृत कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उसके निम्न में से किसके एक योगदान की अभिज्ञान में दिया गया था? तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में। कह रहा है जो डॉक्टर अमृत सेन थे ना, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1998 ईस्वी में। और किसमें मिला है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। इनका जन्म जो हुआ था ये कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। कब? अब देखो, कह रहा है वर्ष सन 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लोरिडा गोल्डिन, यानी कि क्लोरिडा गोल्डिन को दिया गया है। 1998 में इनको मिला था और सन 2023 में ये थी क्लॉडिया गोल्डिन, इनको मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो ये है किसी के लिए नहीं। अब इसको देखो, कह रहा है कि कानून के समझ समता का अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू भी करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, इसमें कहा गया है कि विधि के समझ समानता, ठीक है, इसका अधिकार देता है और यह एक मौलिक अधिकार है। हम जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार में आता है और यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जितने फंडामेंटल राइट्स हम इंडियंस को या फिर हम सिटीजन्स को मिले हैं वही सारे के सारे फॉरेनर को मिलेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ इनमें से हमें इंडियंस या फिर सिटीजन्स को मिले हैं स्पेशल, और कुछ फॉरेनर्स पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप लोग थोड़ा इसको सर्च करोगे और पढ़ोगे कि कौन से फॉरेनर पे रिस्ट्रिक्टेड है और कौन से इंडियंस को पूरा फुल मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये माउंट आबू की पहाड़ी में, जो कि अरावली पर्वत पे होता है, ये वहां पे स्थित है। कह रहा है कि जो सोलंकी शासक थे ना, भीमदेव प्रथम, इनके मंत्री जो विमल शाह थे, इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे करवाया था। और यह टोटल ग्रेनाइट के काले संगमरमर वाले पत्थरों से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है। अब किसका होता है? तो ये होता है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। अब देखो, अगर किसी भी चीज पे इको मार्क लग गया ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉल्यूशन नहीं कॉज करेगा, ठीक है, वो इको फ्रेंडली होता है। कह रहा है इको मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद होता है। और इको मार्क का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशन पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसका लोगो ने मिट्टी का बर्तन है, जो पृथ्वी द्वारा भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, कह रहा है पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? तो पेंगुइन कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे बहुत ठंडा होगा, जहाँ पे बर्फ जमा होगा, अंटार्कटिका में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो नेवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपकी लिग्नाइट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। अब कह रहा है कि जो 5 जून को मनाया जाता है ना, ये 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखो, कहने का मतलब ये है, स्टॉकहोम में सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी कब? 5 जून को 1972 में। और इसीलिए हम 5 जून को ही इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है? तो ये जमता है आपका विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और कहीं अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर कट पीट गया तो सारा का सारा ब्लड ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और यह एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पे नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है। कह रहा है इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री के अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो क्या था 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका 1000 पुरुष पे 940 फीमेल, ठीक है, यानी कि 60 फीमेल का यहाँ पे गैप है। तो ये आप लोग देखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो जो बायोडीजल पौधा है वो है रतन जोत। अब देखो, कह रहा है जिट्रोफा, यानी कि हम जिसको हिंदी में रतन जोत बोलते हैं, ये एक बायोडीजल का पौधा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चरकुला क्या है? तो जो चरकुला क्या है, ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। कह रहा है जो चरकुला है, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज यानी कि मथुरा वाले क्षेत्र में जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है, कृष्ण जी और राधा जी पे ये आधारित गीत पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी की पिरामिडों को संतुलित करती हैं और तेल के दीपक को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार। कह रहा है सन 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें तो सबसे जो निरक्षरता यानी कि इलिटरेसी वाला जो स्टेट है वो है 61.8% के साथ बिहार। फिर दूसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे 65.4% लिटरेसी है। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया है? तो इन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। और इन्होंने कब किया था इसका स्थापना? वो 1875 ईस्वी में। यही संस्थान आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाने जाने लगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, जिसकी स्थापना सर अहमद खान ने 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन में किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने विजन सन 2020 में तथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही है। और अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक भी थे। इन्हें इंडिया में मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और 27 जुलाई सन 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर देते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है, अब देखो, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह भारत का एक आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ होता है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ यानी कि वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है और पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर दास की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो इनकी समाधि जो है ये मगहर में स्थित है, ये संत कबीर नगर में आता है। और फिर कह रहा है कि उस समय ना ये मान्यता थी कि अगर किसी का मृत्यु मगहर में होता है तो उसको क्या मिलता है? नरक मिलता है। और जब भी उसकी मृत्यु काशी में होगी तो उसको स्वर्ग मिलता है। ये सिर्फ उस समय की मान्यता थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो ये कौन करता है? यह करता है भाग 5। अब भाग 5 में अगर हम देखें तो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 जीबी किसके बराबर है? तो 1 जीबी आपका यहाँ पे 1000 MB, देखो 1000 MB नहीं होगा यहाँ पे, ये टोटल होगा आपका 1024 मेगाबाइट, जिसको MB बोलते हैं हम ना। कभी भी ये 1000 नहीं होता है, 1024 में इसको हम काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इसको इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? तो ये किया गया था कुतुब मीनार का। अब कुतुब मीनार का जब ये निर्माण करा रहा था ना तो उसी बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। बट उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कौन कराता है? वो कराता है इल्तुतमिश। और कह रहा है कि जो कुतुब मीनार है ये लाल और सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय है और ये स्थित है आपका वाराणसी में। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ना इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। उस दिन हम क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। फिर नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सामने आकार का समान आकार का बने? तो कहाँ पे रखना चाहिए? वक्रांत केंद्र सी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी AIML के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कहाँ पे किया गया था? लखनऊ अधिवेशन में। अगर हम बात करें यहाँ पे
तो कह रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, इसमें प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक तथा लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समझौते का प्रतिनिधित्व किया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मैंने 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और इसी तरह से मैं सन 2025 तक के सारे पीवाईक्यू कवर कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।